जिंदगी में दो ही दर्द होते हैं, एक है मेहनत का दर्द, दूसरा है पछतावे का दर्द। फर्क बस इतना है कि मेहनत का दर्द आपको आपके सपनों तक ले जाएगा और पछतावे का दर्द आपको पूरी जिंदगी कचोटता रहेगा। नेपोलियन हिल कहते थे, जो इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है वो अपनी किस्मत को कंट्रोल कर लेता है। सवाल यह है, क्या आपने अपने दिमाग को कभी कंट्रोल करने की कोशिश की है? चैप्टर 1, ड्रीम को डेडलाइन दो। सपना देखना हर कोई जानता है, लेकिन उसे पकड़ना वो सिर्फ उन्हीं के बस में है जो उसे एक तारीख के साथ बांध देते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। ये लाइन जितनी सिंपल लगती है उतनी ही गहरी है। जरा सोचो, एक इंसान कहता है मुझे अमीर बनना है। अच्छा है, अच्छा सपना है, लेकिन सवाल है कब? 5 साल में, 10 साल में, अगले जन्म में? यहां से खेल शुरू होता है। जब तक तुम्हारा सपना हवा में तैरता रहेगा, तुम्हारा दिमाग उसे एक सीरियस मिशन की तरह ट्रीट नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन तुम कहोगे मुझे 1 साल में 10 लाख कमाने हैं, उस दिन से तुम्हारा दिमाग क्लॉक की टिकिंग सुनना शुरू कर देगा। डेडलाइन का जादू यही है, ये तुम्हारे सपने को एक वेग ख्वाब से उठाकर एक मेजरेबल टारगेट बना देता है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के एक रिसर्च के अनुसार, जिन लोगों ने अपने गोल्स को सिर्फ सोचा, उनके पास सक्सेस का चांस था। लेकिन जिन लोगों ने अपने गोल्स को लिखकर एक स्पेसिफिक डेट असाइन की, उनका सक्सेस रेट 42% ज्यादा था। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन प्रेशर और अर्जेंसी में अलग तरह से रिएक्ट करता है। तुम्हारा माइंड नेचुरली प्रोक्रेस्टिनेशन में माहिर है। अगर उसे लगे कि समय इन्फिनिट है तो वो तुम्हें कन्विंस कर देगा कि कल से शुरू करूंगा। लेकिन डेडलाइन देते ही वो कल एक लग्जरी बन जाती है और हर दिन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। सोचो, अगर तुम्हें किसी एग्जाम की डेट ना पता हो तो क्या तुम पढ़ाई करोगे? शायद नहीं। लेकिन जैसे ही तुम सुनते हो कि अगले महीने एग्जाम है, तुम्हारी पूरी लाइफस्टाइल बदल जाती है। तुम डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करते हो, स्केड्यूल बनाते हो, नोट्स रिवाइज करते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम का एनिमी है। यही प्रिंसिपल लाइफ के हर ड्रीम में लागू होता है। तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, वेट लूज करना चाहते हो, किसी स्किल में मास्टर बनना चाहते हो, इन सब के लिए एक डेडलाइन सेट करना गेम चेंजर है। नेपोलियन हिल के अनुसार सक्सेस सिर्फ डिजायर से नहीं आती, बल्कि उस डिजायर को एक कॉन्क्रीट प्लान और फिक्स्ड टाइम फ्रेम में डालने से आती है। बिना डेडलाइन तुम्हारा प्लान ऐसे है जैसे ट्रेन के पास ट्रैक ही ना हो। पावरफुल इंजन है लेकिन दिशा नहीं। तुम्हारा दिमाग जब देखता है कि कोई तारीख करीब आ रही है, तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चला जाता है। सडनली तुम्हें नए आइडियाज आने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं और एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। ये कोई मैजिक नहीं, बल्कि ब्रेन की रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS का काम है, जो फोकस्ड अटेंशन क्रिएट करता है। लेकिन यहां एक ट्रैप भी है। गलत डेडलाइन भी तुम्हें डिमोटिवेट कर सकती है। अगर तुम कहते हो कि मैं 1 हफ्ते में 1 करोड़ कमाऊंगा और तुम्हारे पास कोई सॉलिड प्लान या रिसोर्सेज नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग शुरू में ही हार मान लेगा। इसलिए डेडलाइन रियलिस्टिक होनी चाहिए, इतनी चैलेंजिंग कि तुम्हें पुश करे, लेकिन इतनी अनरियलिस्टिक नहीं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ दे। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो, 2 लोग जिम ज्वाइन करते हैं। पर्सन ए कहता है मुझे फिट होना है। पर्सन बी कहता है मुझे अगले 6 महीनों में 10 किलो वेट लूज करना है। दोनों में से किसके पास ज्यादा चांस है गोल अचीव करने का? पर्सन बी। क्यों? क्योंकि उसकी जर्नी में एक काउंटडाउन चल रहा है। हर दिन, हर हफ्ता उसे रिमाइंड करता है कि टाइम कम है और काम करना है। यही डिफरेंस है ड्रीम और गोल में। ड्रीम बिना डेडलाइन के बस विश है, डेडलाइन के साथ वो कमिटमेंट है। अब यहां एक पावरफुल टेक्निक आती है, रिवर्स इंजीनियरिंग। जब तुमने एक डेडलाइन सेट कर दी, तो अब पीछे से कैलकुलेट करो कि उस गोल तक पहुंचने के लिए तुम्हें हर दिन, हर हफ्ते क्या करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा गोल है 1 साल में 10 लाख कमाना, तो ये 12 महीनों में डिवाइड करो, फिर वीक्स में, फिर डेज में। सडनली तुम्हारा बड़ा गोल छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बदल जाएगा, और यही छोटे स्टेप्स तुम्हें ओवरवेल्म होने से बचाएंगे। नेपोलियन हिल के समय में उन्होंने एंड्रू कार्नेगी से यह प्रिंसिपल सीखा था। कार्नेगी ने उन्हें सिखाया कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स कभी अपने सपनों को हवा में नहीं छोड़ते थे। वो एग्जैक्ट तारीख लिखते थे और फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसके हिसाब से काम करने पर मजबूर करते थे। उन्होंने अपने दिमाग को इस तरह प्रोग्राम कर लिया था
कि हर दिन उनके एक्शंस ऑटोमेटिकली उनके गोल्स के अलाइंड हों। इस पॉइंट पर तुम्हें एक चीज और समझनी होगी, डेडलाइन सिर्फ कैलेंडर में मार्क करने के लिए नहीं होती, वो तुम्हारे पूरे इमोशनल सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए होती है। जब तुम डेट लिखते हो तो तुम अपने आप से एक वादा कर रहे होते हो। ये वादा तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ जाता है। हर बार जब तुम डिले करते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस इसे एक टूटे हुए प्रॉमिस की तरह रजिस्टर करता है, और जितनी बार तुम ऐसा करते हो उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरता है। लेकिन जब तुम एक डेडलाइन सेट करके उसे मीट करते हो तो तुम्हारे अंदर का ट्रस्ट लेवल आसमान छूने लगता है। फिर चाहे गोल छोटा ही क्यों ना हो, जैसे एक प्रोजेक्ट टाइम पर फिनिश करना या एक बुक 30 दिनों में पढ़ना, ये छोटी जीतें तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन का आर्मर बना देती हैं। यही आर्मर तुम्हें बड़े बड़े सपनों के लिए तैयार करता है। डेडलाइन का एक और साइकोलॉजिकल फायदा है, पार्किंसंस लॉ। ये कहता है, वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। मतलब अगर तुम्हें किसी काम के लिए 1 हफ्ता दिया जाए तो तुम वो काम 1 हफ्ते में करोगे, लेकिन अगर वही काम के लिए सिर्फ 2 दिन दिए जाएं तो तुम किसी तरह उसे 2 दिन में पूरा कर लोगे। डेडलाइन तुम्हारे दिमाग को फोर्स करती है कि वो कम समय में मैक्सिमम आउटपुट दे। अब सवाल ये है, प्रैक्टिकली कैसे शुरू करें? अपना बिगेस्ट ड्रीम लिखो, उसके लिए एक रियलिस्टिक लेकिन चैलेंजिंग डेडलाइन तय करो, उसे छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड करो। प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए कैलेंडर, हैबिट ट्रैकर या डिजिटल रिमाइंडर इस्तेमाल करो। पब्लिक कमिटमेंट करो, अपने दोस्तों, फैमिली या सोशल मीडिया पर अनाउंस करो। इससे तुम्हारा अकाउंटेबिलिटी लेवल बढ़ जाएगा। अगर तुम ये स्टेप्स फॉलो करते हो तो तुम्हारा माइंड शायद कभी से निकलकर अभी करना है कि मोड में आ जाएगा, और यही मोड तुम्हें उन 42% लोगों में ला देगा जो अपने गोल्स अचीव करते हैं। याद रखो, सपना देखना आसान है, लेकिन उसे पकड़ना सिर्फ उन्हीं के लिए पॉसिबल है जो उसे तारीख के साथ लॉक कर देते हैं। बिना तारीख सपना एक बादल है, खूबसूरत लेकिन हवा के साथ उड़ने वाला। तारीख के साथ वो एक पत्थर बन जाता है, अडिग, ठोस और शेप लेने के लिए तैयार। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास समय नहीं है, तो सच ये है कि समय हमेशा उतना ही होता है जितना तुम अपने गोल के लिए निकालते हो। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग कैलेंडर के पेज बदलते रहते हैं और कुछ लोग उसी कैलेंडर पर अपना नाम लिख देते हैं, अचीवर्स की तरह। चैप्टर 2, बर्निंग डिजायर का रूल। सिर्फ चाहत से काम नहीं चलता, चाहत तो हर किसी के पास होती है। फर्क तब पड़ता है जब वो चाहत जलने लगे, जब वो तुम्हें चैन से सोने न दे, जब तुम्हारा दिमाग 24 घंटे सिर्फ उसी के बारे में सोचे। यही है बर्निंग डिजायर, नेपोलियन हिल के सक्सेस फॉर्मूला का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम। नेपोलियन हिल साफ कहते थे, स्ट्रॉन्ग डिजायर ही आपको काम करने पर मजबूर करेगा। और ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। देखो, हम सबके पास गोल्स होते हैं। कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई करियर में ग्रोथ चाहता है, कोई हेल्थ इंप्रूव करना चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डिजायर इतनी गहरी नहीं थी कि वो ऑब्स्टिकल्स को तोड़ सके। बर्निंग डिजायर वो फ्यूल है जो तुम्हें 100 बार गिरने के बाद भी उठने पर मजबूर करता है। थॉमस एडिसन की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। लाइट बल्ब का इन्वेंशन एक सिंपल मैकेनिकल प्रोजेक्ट नहीं था, वो एक ऑब्सेशन था। एडिसन ने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किया और हर बार फेल हुए। सोचो, अगर उनकी डिजायर सिर्फ अच्छा होगा, अगर मैं इन्वेंट कर लूं वाली होती, तो शायद वो 50वें या 100वें फेलियर पर ही रुक जाते। लेकिन उनकी चाहत इतनी इंटेंस थी कि हर फेलियर उनके लिए एक डेटा पॉइंट बन गया, एक नया स्टेप। उन्होंने खुद कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वॉन्ट वर्क। यही माइंडसेट सिर्फ बर्निंग डिजायर से आता है। बर्निंग डिजायर एक तरह से तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को हैक करता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं डोमिनेंट थॉट प्रिंसिपल। तुम्हारे दिमाग में जो थॉट सबसे ज्यादा रिपीट होता है, वही तुम्हारे डिसीजंस, हैबिट्स और एक्शंस को कंट्रोल करने लगता है। अगर तुम्हारी डिजायर स्ट्रांग है तो वो हर डिस्ट्रैक्शन को काट देगी, हर लेजीनेस को क्रश कर देगी और तुम्हें उस काम की तरफ खींच ले जाएगी जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी स्ट्रांग डिजायर बनती कैसे है? नेपोलियन हिल का जवाब सिंपल है, अपने सपने को इतना बड़ा और इतना जरूरी बना दो कि उसके बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी लगे। अगर तुम्हारा गोल बस अच्छा लगेगा वाला है तो वो मुश्किल आने पर गिर जाएगा, लेकिन अगर वो तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा है
अगर वो तुम्हारे लिए सर्वाइवल की तरह जरूरी है तो तुम उसे छोड़ नहीं सकते। सोचो, जब कोई इंसान पानी में डूब रहा होता है तो उसे ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन के लिए किसी भी हद तक जाता है, किसी भी हालत में सरफेस तक पहुंचने की कोशिश करता है। बर्निंग डिजायर भी वैसा ही है, सर्वाइवल लेवल की अर्जेंसी। और ये अर्जेंसी तब आती है जब तुम अपने गोल को अपने वाई से जोड़ते हो। एग्जाम्पल, अगर तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो सिर्फ पैसे के लिए तो शायद तुम पहले ऑब्स्टिकल पर हार मान जाओ। लेकिन अगर तुम बिजनेस इसलिए शुरू करना चाहते हो क्योंकि तुम अपने फैमिली को गरीबी से निकालना चाहते हो, अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हो, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो ये डिजायर तुम्हें रात को 3 बजे भी उठाकर काम करवाएगी। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक बर्निंग डिजायर की कहानी होती है। एंड्रू कार्नेगी के पास स्टील इंडस्ट्री का कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उनका डिजायर इतना इंटेंस था कि उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को सीखकर, बदलकर और डोमिनेट करके हिस्ट्री बना दी। बर्निंग डिजायर का एक और फायदा है, ये तुम्हें फियर इम्यूनिटी देता है। नॉर्मल इच्छा डर के सामने हार जाती है, लेकिन बर्निंग डिजायर डर को इररेलेवेंट बना देती है। थॉमस एडिसन को फेलियर का डर था, होगा, लेकिन उनकी चाहत उससे बड़ी थी। इलॉन मस्क को रॉकेट्स फेल होने का डर था, होगा, लेकिन मार्स पर जाने की इच्छा उससे ज्यादा जल रही थी। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जर्नी सिर्फ शुरू होकर खत्म न हो बल्कि बीच की हर कठिनाई को पार करे, तो तुम्हें अपनी डिजायर को बर्न करना होगा। प्रैक्टिकल तरीका क्या है? अपने गोल को डिटेल में इमेजिन करो, उसकी स्मेल, उसकी साउंड, उसका टेस्ट तक महसूस करो। अपने गोल को अपने सबसे गहरे पर्सनल रीजन से जोड़ो। हर दिन खुद से लाउडली रिपीट करो कि तुम्हें ये क्यों चाहिए। अपने गोल से जुड़ी रिमाइंडर्स अपने रूम, फोन और हर जगह लगाओ। बर्निंग डिजायर कोई लग्जरी नहीं है, ये सक्सेस का फ्यूल है। बिना इसके तुम्हारी जर्नी आधे रास्ते में खत्म हो जाएगी। और याद रखो, दुनिया में कोई भी बड़ा बदलाव किसी हाफ हार्टेड विश से नहीं आया। हर रेवोल्यूशन, हर इन्वेंशन, हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक इंसान था जो अपने सपने के लिए जल रहा था और बुझने से इनकार कर रहा था। चैप्टर 3, ऑटो सजेस्शन का पावर। तुम वो बनते हो जो तुम अपने आप से बार बार कहते हो। नेपोलियन हिल ने इस प्रिंसिपल को ऑटो सजेस्शन नाम दिया, और इसका सिंपल मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार पॉजिटिव, गोल फोकस्ड मैसेजेस देना ताकि वो तुम्हारी रियलिटी बन जाए। हम सब दिन भर खुद से बातें करते हैं। साइंस कहती है कि एक इंसान के दिमाग में रोज लगभग 60,000 से 70,000 थॉट्स आते हैं। सवाल ये है, उनमें से कितने तुम्हारे सपनों को सपोर्ट करते हैं और कितने उन्हें सैबोटाज करते हैं? अगर तुम्हारे दिमाग में बार बार डाउट, डर और नेगेटिविटी घूम रही है, जैसे मैं कर नहीं सकता, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तो ये थॉट्स तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में एक ब्लूप्रिंट बना देंगे। और सबकॉन्शियस ब्लूप्रिंट बदलना मुश्किल नहीं, असंभव भी नहीं है, लेकिन इसके लिए तुम्हें ऑटो सजेस्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेपोलियन हिल का कहना था, यू विल बिकम वॉट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। और यह सिर्फ मोटिवेशनल कोट नहीं, बल्कि न्यूरोसाइंस से भी साबित है। जब तुम किसी थॉट को बार बार रिपीट करते हो, चाहे वो सच हो या झूठ, तुम्हारा ब्रेन उसे रियलिटी मानना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तुम्हारा दिमाग कनेक्शंस को स्ट्रेंथन करता है और धीरे धीरे तुम्हारा बिहेवियर, डिसीजंस और हैबिट्स उसी थॉट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। इसका सबसे आइकॉनिक एग्जाम्पल है मोहम्मद अली। जब वो वर्ल्ड चैंपियन बने भी नहीं थे, तब भी वो बार बार कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट। ये सिर्फ सेल्फ प्रेज नहीं थी, ये उनके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने की प्रोसेस थी। उन्होंने अपने दिमाग को इतनी बार ये बिलीव करवा दिया कि उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका ट्रेनिंग इंटेंसिटी, उनका फाइट स्ट्रैटेजी सब उस बिलीफ के हिसाब से ऑपरेट करने लगे। नतीजा, वो सच में ग्रेटेस्ट बन गए। ऑटो सजेस्शन का पावर सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, हर फील्ड में काम करता है। मान लो तुम्हारा गोल है 1 साल में बिजनेस शुरू करना। अगर तुम रोज अपने माइंड में ये पिक्चर बनाओ, मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूं, मेरी कंपनी लोगों को वैल्यू दे रही है, मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, और इसे सुबह और रात जोर से बोलो जैसे ये ऑलरेडी सच हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस विजन को रियलिटी में लाने के लिए अपॉर्चुनिटीज और आइडियाज फिल्टर करना शुरू कर देगा। लाइफस्टाइल टिप, सुबह और रात अपने गोल को जोर से रिपीट करो, और वो भी प्रेजेंट टेंस में, जैसे वो पहले से सच है। आई अर्न 10 लाख अ ईयर।
आई एम फिट एंड हेल्थी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड अनस्टॉपेबल। ये प्रोसेस शुरू में ऑकवर्ड लगेगी, लेकिन यही रेपिटेशन तुम्हारे ब्रेन की वायरिंग बदल देगा। याद रखो, तुम्हारा सबकॉन्शियस लॉजिक और रियलिटी में फर्क नहीं करता, वो सिर्फ रेपिटेशन और इमोशन को अब्जॉर्ब करता है। जितना ज्यादा तुम अपने गोल को इमोशन के साथ बोलोगे, उतना जल्दी तुम्हारा माइंड उसे अपना लेगा। नेपोलियन हिल ने साफ लिखा है, ऑटो सजेस्शन सिर्फ वर्ड्स बोलने का गेम नहीं है, इसमें फीलिंग डालना जरूरी है। अगर तुम बिना इमोशन के रिपीट करते हो तो ये बस एक मैकेनिकल एक्सरसाइज रह जाएगी। लेकिन अगर तुम बोलते वक्त इमेजिन करते हो कि तुम्हारा गोल ऑलरेडी सच है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे फास्ट ट्रैक पर डाल देगा। एक और एग्जाम्पल, जिम कैरी। जब वो स्ट्रगलिंग एक्टर थे, उन्होंने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा, उस पर डेट डाली और उसे रोज इमेजिन किया। 5 साल बाद उन्हें एग्जैक्टली 10 मिलियन की मूवी डील मिली। ये कोइंसिडेंस नहीं, ऑटो सजेस्शन का रिजल्ट था। ऑटो सजेस्शन एक तरह से तुम्हारे दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट है। अगर तुम पुराने नेगेटिव प्रोग्रामिंग के साथ चलते रहोगे तो तुम्हारे ड्रीम्स बार बार क्रैश होंगे। लेकिन अगर तुम रोज पॉजिटिव कमांड्स डालते रहोगे तो तुम्हारा माइंड उसी हिसाब से रन करेगा, स्मूथ, पावरफुल, गोल ओरिएंटेड। याद रखो, तुम्हारा दिमाग हर समय किसी न किसी मैसेज को अब्जॉर्ब कर रहा है। अगर तुम उसे कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं करते तो एनवायरनमेंट और लोग तुम्हारे लिए ये काम करेंगे, और ज्यादातर केसेस में वो तुम्हारे ड्रीम्स के फेवर में नहीं होगा। इसलिए अपने सबकॉन्शियस का ड्राइवर खुद बनो, ऑटो सजेस्शन से उसे डायरेक्शन दो, क्योंकि आखिर में नेपोलियन हिल के वर्ड्स में वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। और बिलीव करने की शुरुआत तुम्हारे अपने वर्ड्स से होती है। चैप्टर 4, मास्टरमाइंड ग्रुप। अगर तुम अकेले तेज चलना चाहते हो तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक जाना चाहते हो तो साथ चलो। नेपोलियन हिल ने अपने रिसर्च में एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला खोजा जिसे उन्होंने नाम दिया मास्टरमाइंड। इसका मतलब है अपने आप को ऐसे लोगों से घेरना जो तुम्हें इंस्पायर करें, तुम्हारी सोच को एक्सपैंड करें और मुश्किल वक्त में तुम्हें गिरने से पहले पकड़ लें। देखो, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन और सक्सेस पर उतना ही असर डालता है जितना तुम्हारी स्किल्स। तुम चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, अगर तुम अपने समय ऐसे लोगों के साथ बिताते हो जो तुम्हारे ड्रीम्स पर डाउट करते हैं, जो हर आइडिया में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, जो तुम्हें रिस्क लेने से रोकते हैं, तो धीरे धीरे उनकी एनर्जी तुम्हें भी खींच लेगी, जैसे पानी में डूबते हुए इंसान को पकड़ना। नेपोलियन हिल ने कहा था, नो माइंड इज कंप्लीट बाय इटसेल्फ, इट नीड्स कॉन्टैक्ट एंड एसोसिएशन विद अदर माइंड्स टू ग्रो एंड एक्सपैंड। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, साइंस भी है। हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों का सपोर्टिव और गोल ओरिएंटेड सोशल सर्कल होता है, वो 85% ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं उन लोगों से जो नेगेटिव या इंडिफरेंट लोगों से घिरे होते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेटवर्क तुम्हारे दिमाग में एक कॉम्पाउंड इफेक्ट क्रिएट करता है। आइडियाज मल्टीप्लाई होते हैं, सॉल्यूशंस फास्ट मिलते हैं और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाता है। हिस्ट्री में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राइट ब्रदर्स। ये सिर्फ 2 भाई नहीं थे, ये एक दूसरे के मास्टरमाइंड पार्टनर थे। जब दुनिया उन्हें पागल कह रही थी कि मनुष्य कभी उड़ नहीं सकता, तब भी उन्होंने एक दूसरे की सोच को चैलेंज किया, इंप्रूव किया और सपोर्ट किया। अगर उनमें से कोई एक अकेले होता तो शायद वो भी सोसाइटी के डाउट में फंस जाता, लेकिन साथ मिलकर उन्होंने एक इम्पॉसिबल ड्रीम को रियलिटी में बदला, एयरप्लेन का इन्वेंशन किया। मास्टरमाइंड का असली मैजिक सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि सिनर्जी है। सिनर्जी मतलब 2 दिमाग मिलकर वो आउटकम प्रोड्यूस कर सकते हैं जो अकेले पॉसिबल ही नहीं। इमेजिन करो, तुम किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पर स्टक हो और तुम्हारे मास्टरमाइंड ग्रुप में कोई ऐसा है जिसने पहले वही प्रॉब्लम सॉल्व की है। तुम्हें शॉर्टकट मिल जाता है। तुम एक दूसरे के एक्सपीरियंस और विजडम का लेवरेज लेते हो। यही रीजन है कि बड़े एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेंटर्स और लीडर्स कभी अकेले काम नहीं करते। उनके पास एडवाइजर्स, पार्टनर्स और मेंटर्स का स्ट्रांग नेटवर्क होता है। अब सवाल है, अपना मास्टरमाइंड ग्रुप कैसे बनाएं? लाइक माइंडेड लोग खोजो, ऐसे लोग जिनके गोल्स बड़े हैं और जिनकी एनर्जी तुम्हें ऊपर खींचे। डाइवर्सिटी रखो, हर फील्ड से लोग हो सकते हैं ताकि पर्सपेक्टिव्स अलग अलग मिलें। रेगुलर कनेक्ट करो, वीकली या मंथली ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस रखो। म्यूचुअल ग्रोथ का रूल, मास्टरमाइंड सिर्फ लेने के लिए नहीं, देने के लिए भी है। तुम दूसरों के गोल्स में इन्वेस्ट करो जैसे वो तुम्हारे में करेंगे। नेपोलियन हिल ने अपने समय के रिचेस्ट और मोस्ट पावरफुल लोगों से ये प्रिंसिपल सीखा था।
एंड्रू कार्नेगी के पास एक ऐसा नेटवर्क था जिसमें हर मेंबर अपने फील्ड का एक्सपर्ट था। कार्नेगी खुद एडमिट करते थे कि उनकी 90% वेल्थ मास्टरमाइंड अलायंस की वजह से पॉसिबल हुई। याद रखो, तुम अकेले सब कर सकते हो, लेकिन सब कुछ अकेले करने की कीमत बहुत महंगी है। टाइम, एनर्जी और मेंटल बर्नआउट। मास्टरमाइंड ग्रुप तुम्हें ये कीमत कम करने का रास्ता देता है। वो तुम्हारे सपनों को सिर्फ अलाइव नहीं रखता, बल्कि एक्सेलरेट करता है। और हां, एक बात और, मास्टरमाइंड सिर्फ पॉजिटिव लोगों का ग्रुप नहीं है, ये कमिटमेंट का ग्रुप है। यहां सिर्फ बातें नहीं, एक्शन होता है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ घिरे हो जो अपने ड्रीम्स के लिए रोज लड़ रहे हैं, तो तुम्हारा खुद का स्टैंडर्ड अपने आप ऊपर उठ जाता है। क्योंकि सच तो ये है, अकेला इंसान एक ड्रीम देख सकता है, लेकिन एक सही मास्टरमाइंड ग्रुप उस ड्रीम को एक मूवमेंट बना देता है। चैप्टर 5, फेथ विजुअलाइजेशन। जो तुम अपने दिमाग में बार बार और साफ साफ देख सकते हो, वो इवेंचुअली तुम्हारे हाथों में भी आ सकता है। नेपोलियन हिल ने इसे सक्सेस का सबसे पावरफुल सीक्रेट कहा, फेथ और विजुअलाइजेशन। फेथ मतलब अपने सपने पर इतना अटूट भरोसा कि बीच में कितने भी तूफान आए, तुम्हारा यकीन हिल न पाए। और विजुअलाइजेशन मतलब उस सपने को अपने माइंड में इतनी क्लैरिटी के साथ देखना जैसे वो पहले से तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। नेपोलियन हिल के मुताबिक फेथ वह स्टार्टिंग पॉइंट है जो तुम्हारी सोच को फियर से फ्रीडम तक ले जाती है, और विजुअलाइजेशन वो प्रोसेस है जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती है ताकि वो तुम्हारे गोल्स के लिए काम करना शुरू कर दे, भले तुम सो रहे हो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मेंटल रिहर्सल। जब तुम किसी चीज को बार बार विविडली इमेजिन करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन उसके लिए न्यूरल पाथवेज बना देता है और तुम्हारा बॉडी उसे सच मानकर उसी हिसाब से रिएक्ट करने लगता है। तुम्हें रोज सिर्फ 5 मिनट चाहिए। 5 मिनट जब तुम अपनी आंखें बंद करो और अपने सपने को डिटेल में देखो। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हारा गोल है एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाना, तो इमेजिन करो तुम्हारा ऑफिस कैसा दिखता है, तुम्हारी टीम कैसे काम कर रही है, तुम्हारे क्लाइंट्स तुमसे हैंडशेक कर रहे हैं, तुम्हारे बैंक अकाउंट में वो एग्जैक्ट अमाउंट है जो तुम चाहते हो। स्मेल, साउंड, विजुअल्स, हर डिटेल को फील करो। जितना ज्यादा डिटेल, उतना स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन तुम्हारे सबकॉन्शियस में पड़ेगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर माइंड विल ट्रांसलेट इनटू इट्स फिजिकल इक्विवेलेंट बाय द मोस्ट डायरेक्ट एंड प्रैक्टिकल मीन्स, द थॉट्स यू होल्ड विथ फेथ। यानी अगर तुम्हारा फेथ स्ट्रांग है और तुम उसे बार बार विजुअलाइज करते हो, तो तुम्हारा दिमाग और बॉडी उस विजन को रियलिटी बनाने के लिए हर पॉसिबल रिसोर्स ढूंढ लेंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिम कैरी। जब वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे, उनके पास कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने आप से एक पैक्ट किया। उन्होंने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा, डेट डाली थैंक्सगिविंग 1995, और उस चेक को रोज अपने बटुए में रखा। हर दिन उन्होंने इमेजिन किया कि वो सक्सेसफुल हैं, मूवीज में काम कर रहे हैं और उन्हें एग्जैक्टली उतना पेमेंट मिल रहा है। सालों बाद 1995 में उन्हें मूवी डम एंड डम्बर के लिए $10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। क्या यह मैजिक था? शायद नहीं। ये था ईयर्स ऑफ बिलीफ, विजुअलाइजेशन और एक्शन का रिजल्ट। विजुअलाइजेशन सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं, बल्कि एक्शन को ट्रिगर करने के लिए है। जब तुम्हारा सबकॉन्शियस उस ड्रीम को सच मान लेता है, तो तुम नेचुरली ऐसे डिसीजंस लेने लगते हो, ऐसे हैबिट्स अपनाने लगते हो और ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हो जो तुम्हें उस गोल के करीब ले जाएं। प्रैक्टिकल तरीका, सुबह उठते ही और सोने से पहले 5 मिनट विजुअलाइजेशन करो। गोल को प्रेजेंट टेंस में सोचो। आई एम अर्निंग आवर्स 10 लाख अ ईयर। आई एम फिट एंड हेल्थी। आई एम स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली ऑन स्टेज। विजुअलाइजेशन के साथ इमोशन जोड़ो, एक्साइटमेंट, ग्रैटिट्यूड, प्राइड। विजन बोर्ड बनाओ, इमेजेस और वर्ड्स का कोलाज, ताकि तुम्हारा ब्रेन दिन भर वो विजन देखता रहे। नेपोलियन हिल का कहना है, फेथ और विजुअलाइजेशन को रोज रिपीट करो, जैसे कोई फार्मर अपने खेत में बीज बोकर रोज पानी देता है। शुरू में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर एक पूरी जड़ें बन रही होंगी, और जब समय आएगा तो वो सपना तुम्हारी जिंदगी में रियलिटी बनकर खड़ा होगा, क्योंकि अंत में तुम्हारे ड्रीम्स और तुम्हारे डाउट्स में से जो भी बड़ा होगा, वही तुम्हारी डेस्टिनी तय करेगा। और फेथ प्लस विजुअलाइजेशन तुम्हारे ड्रीम्स को जीतने का सबसे बड़ा हथियार है। चैप्टर 6, नॉलेज प्लस एक्शन। नॉलेज तो कई के पास होता है, लेकिन वही सफल होते हैं जो उसे एक्शन में बदल देते हैं।
नेपोलियन हिल की फिलॉसफी का ये सबसे प्रैक्टिकल और सीधा हिस्सा है। नॉलेज केवल तभी ताकत बनती है जब तुम उसे काम में लाओ। दुनिया में लाखों किताबें हैं, हजारों सेमिनार होते हैं, लेकिन असली फर्क तब आता है जब तुम अपनी सीख को डेली रूटीन में उतारते हो। बहुत से लोग बिजनेस की किताबें पढ़ते हैं, सक्सेस की वीडियोस देखते हैं, लेकिन फिर भी वहीं रह जाते हैं। सिर्फ पढ़ते हैं, सोचते हैं, लेकिन शुरू करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज का एक हिस्सा होना आसान है, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई करने का करेज और कंसिस्टेंसी चाहिए। नेपोलियन हिल कहते थे, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। इट बिकम्स पावर ओनली व्हेन एंड इफ इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डेफिनेट प्लान्स ऑफ एक्शन एंड डायरेक्टेड टू अ डेफिनेट एंड। मतलब, नॉलेज अगर तुम्हारे लिए प्लान और एक्शन में नहीं बदली तो वो बस सिर में भरा हुआ डेटा है, किसी भी जादू की तरह नहीं काम करती। साइंस भी यही कहती है। स्टडीज शो करती हैं कि जो लोग डेली छोटे छोटे कदम लेते हैं, चाहे वो 5 मिनट का काम हो या एक छोटा टास्क पूरा करना, उनके हैबिट्स स्ट्रांग बनते हैं, मोटिवेशन बढ़ता है और लॉन्ग टर्म में बड़ा इंपैक्ट आता है। लेकिन जो लोग नॉलेज सिर्फ इकट्ठा करते रहते हैं बिना एक्शन के, उनका ग्रोथ स्टैग्नेंट रह जाता है। एग्जाम्पल लो बिजनेस की दुनिया से। बहुत से लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्टअप्स की सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं, लेकिन असली एंटरप्रेन्योर वो हैं जो हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाते हैं। चाहे वो मार्केट रिसर्च करना हो, एक ईमेल भेजना हो, प्रोटोटाइप बनाना हो या नेटवर्किंग करना हो। यही छोटा कंसिस्टेंट एक्शन उन्हें सपने के करीब ले जाता है। रोज एक छोटा एक्शन स्टेप तय करो। बड़ा गोल तो हमेशा ध्यान में रखो, लेकिन दिन प्रतिदिन के छोटे कामों पर फोकस करो। अपने काम को मेजरेबल बनाओ, जैसे आज मैं 3 पोटेंशियल क्लाइंट्स से बात करूंगा या आज मैं अपने प्रोडक्ट का डेमो तैयार करूंगा। अगर कोई एक्शन प्लान नहीं बनाओगे तो नॉलेज कहीं भी नहीं पहुंचेगी। नेपोलियन हिल की रिसर्च में यह भी दिखा कि जो लोग नॉलेज के साथ कंसिस्टेंट एक्शन लेते हैं, उनके चांसेस सक्सेस के 70-80% तक बढ़ जाते हैं। मतलब, सही नॉलेज प्लस सही एक्शन सफलता का फॉर्मूला। याद रखो, एक्शन वो ब्रिज है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। तुम्हारा दिमाग जितना भी ज्ञान समेटे, अगर तुम्हारा हाथ आगे नहीं बढ़ेगा तो सब बेकार है। इसलिए नॉलेज को मत इकट्ठा करो बस शेल्फ्स पर रखने के लिए, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में उतारो, छोटे कदमों से, रोज रोज। क्योंकि अंत में वही इंसान जीतता है जो सीखता है और करता है, सिर्फ सोचने वाला नहीं। चैप्टर 7, परसिस्टेंस। मसल। सपनों की मंजिल तक पहुंचने का फर्क अक्सर बस एक चीज होता है, हार न मानना। नेपोलियन हिल ने परसिस्टेंस को सक्सेस की सबसे बड़ी कुंजी बताया है। परसिस्टेंस मतलब वो ताकत जो तुम्हें तब भी खड़ा रखती है जब दुनिया कहती है बंद कर दे, जब हर दरवाजा तुम्हारे सामने बंद हो जाए। लेकिन ये आसान नहीं। डेटा बताता है कि लगभग 80% लोग अपने गोल्स को पहले सिर्फ 2 हफ्तों में ही छोड़ देते हैं। सिर्फ 2 हफ्ते। जब जरा भी कठिनाई आती है तो लोग हार मान लेते हैं, वापस अपनी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। लेकिन जो 20% लोग टिक जाते हैं, वही आगे चलकर अपनी मेहनत का फल पाते हैं। ये परसिस्टेंस मसल भी एक तरह का मसल है। जितना ज्यादा तुम इसे इस्तेमाल करोगे, उतना ही मजबूत होगा। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लगेगी, दर्द होगा, असफलता मिलेगी। लेकिन जो लोग उठ खड़े होते हैं, जो फिर से कोशिश करते हैं, जो फेलियर्स को खुद पर वार नहीं समझते बल्कि सीखने का मौका मानते हैं, वही अंत में जीतते हैं। एग्जाम्पल लो कर्नल सैंडर्स की कहानी। KFC के फाउंडर ने 1009 बार रिजेक्शन झेला, 1009 बार दरवाजे पर ठुकराए गए। कई बार लोगों ने कहा, यह तरीका नहीं चलेगा, तुम्हारा प्रोडक्ट बुरा है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर रिजेक्शन से सीखा, अपनी रेसिपी बेहतर बनाई और अंत में पूरी दुनिया में एक ब्रांड बना दिया। यह परसिस्टेंस ही थी जिसने उन्हें असंभव को मुमकिन बनाया। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेलियर इज ओनली अ टेम्पररी चेंज इन डायरेक्शन टू सेट यू स्ट्रेट फॉर योर नेक्स्ट सक्सेस। इसलिए फेलियर्स को डेटा कलेक्शन समझो, जैसे तुम किसी एक्सपेरिमेंट में नए डेटा इकट्ठा कर रहे हो ताकि अगली बार बेहतर फैसले लो। टिप: जब भी कोई फेलियर हो, उसे एनालाइज करो, क्या गलत हुआ, सीखो और अपनी स्ट्रैटेजी सुधारो। खुद को याद दिलाओ कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे सपने इसे मांगते हैं। हर रोज अपने परसिस्टेंस मसल को एक्सरसाइज दो, चाहे एक छोटा कदम हो, चाहे कोशिश की नई स्ट्रैटेजी हो। याद रखो, परसिस्टेंस के बिना कोई भी लंबा सफर पूरा नहीं होता। तुम जितने ज्यादा गिरोगे, उतनी ही ज्यादा ताकत के साथ उठो।
और ये उठना ही तुम्हें बाकी 80% से अलग बनाता है। क्योंकि सच यही है, सफलता तुम्हारे सपनों के पीछे नहीं, बल्कि उन सपनों को कभी न छोड़ने वाले इरादों के पीछे छिपी होती है। चैप्टर 8, फियर को क्रश करो। डर की दीवार जितनी बड़ी लगे, उसकी पार भी उतना ही उजाला होता है। फियर, ये एक ऐसी भावना है जो हमारी जिंदगी में अक्सर सबसे बड़ी बाधा बनती है। फेलियर का डर, क्रिटिसिज्म का डर, पॉवर्टी का डर, ये तीनों ऐसे कॉमन फियर्स हैं जो हर इंसान को रोकते हैं आगे बढ़ने से। लेकिन नेपोलियन हिल ने इसे एक बार फिर बहुत साफ कहा था, फियर को एक्शन से ही मारा जा सकता है। दरअसल डर तब होता है जब हम अननोन से डरते हैं, जब हमें पता नहीं होता कि अगला कदम क्या होगा, या हम खुद पर भरोसा खो देते हैं। लेकिन फियर कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं जिसे हम भागकर बच सकते हैं। डर को दूर भगाने का सबसे बड़ा हथियार है एक्शन। जब हम डर के सामने खड़े होकर कोई काम करते हैं तो डर अपनी ताकत खो देता है। हर बार जब तुम उस चीज को करते हो जो तुम्हें डराती है, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, नया बिजनेस शुरू करना हो, या कोई मुश्किल कॉन्वर्सेशन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डर कम होता जाता है। नेपोलियन हिल का यही प्रिंसिपल है, फियर इज द माइंड किलर बट एक्शन इज द माइंड्स हीलर। जो लोग फियर के सामने झुक जाते हैं वो अपने सपनों को भी खो देते हैं, लेकिन जो लोग डर के खिलाफ रोज छोटे छोटे कदम उठाते हैं वो अपने अंदर एक इनविजिबल शील्ड बनाते हैं, एक ऐसा करेज जो मुश्किलों में भी उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाता। लाइफस्टाइल टिप, रोज एक ऐसा काम करो जो तुम्हें डराता है, चाहे वो फोन पर किसी स्ट्रेंजर से बात करना हो या नया स्किल सीखना हो। धीरे धीरे ये काम डर के बजाय तुम्हारे लिए आदत बन जाएगा। अपने छोटे विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करो, ये तुम्हारे डर को खत्म करने का फ्यूल होगा। ये फियर तभी खत्म होता है जब तुम उसे फेस करते हो, न कि उससे भागते हो। और जब तुम अपने डर को हराते हो तो तुम अपने अंदर की सबसे बड़ी ताकत करेज को जगाते हो। याद रखो, डर से नहीं, डर को मात देने से ही तुम अपने सपनों के करीब पहुंच पाओगे। चैप्टर 9, डिसीजन मेकिंग स्पीड। सफलता का एक बड़ा राज है जल्दी डिसीजन लेना और उस डिसीजन पर अडिग रहना। नेपोलियन हिल के अनुसार सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है इनडिसाइसिवनेस, यानी फैसला लेने में देर करना। जिन लोगों ने अपने जीवन में जल्दी और दृढ़ निर्णय लिए वे ज्यादातर समय सफल हुए, और जो लोग देर करते हैं वो अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं, अपने सपनों को टालते रहते हैं। डिसीजन मेकिंग स्पीड उस फर्क को बनाती है जो सफल और एवरेज इंसान के बीच होता है। ये सिर्फ फैसला लेना ही नहीं बल्कि उस फैसले पर कायम रहना भी है। अगर तुम बार बार अपने फैसले बदलते रहो तो तुम्हारा माइंड कंफ्यूजन में फंस जाता है और एक्शन कमजोर पड़ जाता है। एक एग्जाम्पल लो, हेनरी फोर्ड। जब उन्होंने पहली बार अपनी कार की विजन को सामने रखा तब कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। कहा गया कि ये विचार असंभव है और ऐसा कोई डिमांड नहीं है। लेकिन फोर्ड ने जल्दी डिसीजन लिया और कभी अपनी विजन को बदलने से इनकार कर दिया। उनकी ये दृढ़ता ही थी जिसने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल दिया। नेपोलियन हिल कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द एनिमी ऑफ डिसीजन। सक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजंस प्रॉम्प्टली एंड चेंज देम स्लोली इफ एट ऑल। मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल करने से बचो, डिसीजन जल्दी लो और उस पर भरोसा रखो। लाइफस्टाइल टिप, जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो 24 घंटे का नियम अपनाओ। एक दिन के अंदर फैसला कर लो। डिसीजन लेने के बाद उस पर 100% कमिट हो जाओ। अगर बाद में जरूरी लगे तो थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन बार बार बदलने से बचो। अपने डिसीजंस को लिखो, इससे क्लैरिटी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। डिसीजन मेकिंग स्पीड तुम्हें न सिर्फ आगे बढ़ने में मदद करती है बल्कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी जगाती है। जल्दी और सही फैसला लेना तुम्हें कंपेटिटर्स से आगे निकालता है। याद रखो, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जो जल्दी फैसले लेते हैं और उनके लिए लड़ते हैं वे ही अपने सपनों को असली रूप देते हैं। चैप्टर 10, टाइम को वेपन बनाओ। टाइम हमारी सबसे कीमती रिसोर्स है, लेकिन इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं वही हमारी जिंदगी का असली फर्क बनाता है। नेपोलियन हिल के प्रिंसिपल्स में टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर तुम अपने दिन के 24 घंटे को सही दिशा में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो सपनों की उड़ान कहीं अधूरी रह जाएगी। डेटा बताता है कि एक एवरेज इंसान दिन में करीब 3 घंटे फोन पर बर्बाद करता है। ये 3 घंटे अगर फोकस्ड एफर्ट में लगाए जाएं तो हर महीने कई घंटे एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव काम हो सकता है। लेकिन ये डिस्ट्रैक्शंस हमारी प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन को चुरा लेते हैं। इसीलिए टाइम को वेपन बनाना जरूरी है।
मतलब टाइम को अपने कंट्रोल में लेकर उसे मैक्सिमम आउटपुट के लिए इस्तेमाल करना। इसके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है पोमोडोरो टेक्निक। इसमें तुम 25 मिनट पूरी तरह से फोकस्ड होकर काम करते हो, फिर 5 मिनट आराम करते हो। ये साइकिल रिपीट करते रहो। ये मेथड तुम्हारे माइंड को फ्रेश रखता है, फैटीग कम करता है और काम की क्वालिटी बढ़ाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, इलॉन मस्क दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव इंसानों में से एक। वे अपने दिन को 5 मिनट्स के छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। हर टास्क के लिए एग्जैक्ट समय एलोकेट करते हैं, जिससे उनका पूरा दिन प्लान के अनुसार चलता है, बिना कोई वेस्ट हुए। उनकी ये टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक ही उन्हें इतना कम समय में इतने बड़े काम करने में मदद करती है। लाइफस्टाइल टिप: अपने दिन को छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में बांटो। पोमोडोरो टेक्निक को अपनाओ। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो। फोन को साइलेंट या दूर रखो। सोशल मीडिया को लिमिटेड करो। दिन की शुरुआत में अपनी प्रायोरिटी टास्क्स की लिस्ट बनाओ और सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले करो। नेपोलियन हिल कहते थे, टाइम इज द स्केर्सेस्ट रिसोर्स एंड अनलेस इट इज मैनेज्ड नथिंग एल्स कैन बी मैनेज्ड। मतलब जब तक तुम अपने टाइम को कंट्रोल में नहीं लोगे, कोई भी और रिसोर्स, चाहे वो एनर्जी हो, मनी हो या नॉलेज, इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए अपने समय को अपने दुश्मन नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ, क्योंकि जो इंसान अपनी टाइम मैनेजमेंट में महारत हासिल कर लेता है वो अपने सपनों को भी असली बनाकर दिखाता है। चैप्टर 11 गिव बैक एनर्जी। सफलता का असली मतलब सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। नेपोलियन हिल ने बताया है कि जब तुम अपने एनर्जी और रिसोर्सेज दूसरों की मदद में लगाते हो तो यूनिवर्स तुम्हें उसकी तुलना में कई गुना ज्यादा वापस देता है। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक प्राकृतिक नियम है, गिव एंड यू शैल रिसीव। जब तुम सिर्फ अपने लिए काम करते हो तो सफलता सीमित रहती है, लेकिन जब तुम अपने सपनों के साथ दूसरों के सपनों को भी सपोर्ट करते हो तो एक पावरफुल एनर्जी फ्लो बनता है जो तुम्हारे ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल बना देता है। ये एक ऐसी साइकिल है जिसमें जेनरोसिटी तुम्हें न केवल रिस्पेक्ट और प्यार देती है बल्कि नई अपॉर्चुनिटीज, कनेक्शंस और इंस्पिरेशन भी लेकर आती है। एग्जाम्पल लो, एंड्रू कार्नेगी की कहानी। उन्होंने अपने लाइफ टाइम में जो वेल्थ कमाई उसका लगभग 90% डोनेट कर दिया, लेकिन इसके बावजूद वे दुनिया के रिचेस्ट और मोस्ट रिस्पेक्टेड लोगों में गिने जाते हैं। उन्होंने लाइब्रेरीज, एजुकेशन और सोशल प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया, जिससे उनकी लेगेसी और भी मजबूत हुई। उनके एग्जाम्पल से ये साबित होता है कि जब तुम अपने सक्सेस को दूसरों के साथ शेयर करते हो तो सक्सेस खुद ब खुद तुम्हारे पास लौट कर आती है। नेपोलियन हिल कहते थे, द मोर यू गिव द मोर यू गेट। इसलिए गिव बैक एनर्जी को अपने जीवन में शामिल करना जरूरी है। लाइफस्टाइल टिप: रोजाना या महीने में कम से कम एक बार किसी की मदद करो, चाहे वो मेंटरशिप हो, पैसा देना हो या किसी की प्रॉब्लम सुनना हो। अपना नॉलेज, स्किल्स और रिसोर्सेज फ्रीली शेयर करो। अपने सर्कल में पॉजिटिविटी और सपोर्ट फैलाओ। ये एनर्जी तुम्हें भी वापस मिलेगी। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम अपने अंदर एक ऐसा खजाना बनाते हो जो कभी खत्म नहीं होता। ये एनर्जी तुम्हें मोटिवेट करती रहती है, नए रास्ते खोलती है और तुम्हारे सपनों को असली बनाती है। याद रखो, जिंदगी में असली सक्सेस वही है जो दूसरों के लिए भी मायने रखे। गिव बैक करो और यूनिवर्स तुम्हें मल्टीप्लाई करके लौट आएगा। चैप्टर 12 स्टार्ट नाउ। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, लेकिन परफेक्ट एक्शन आज ही लिया जा सकता है। हम अक्सर सोचते हैं, जब सही मौका आएगा तब मैं शुरू करूंगा, जब मेरी तैयारी पूरी होगी तब कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट टाइमिंग एक मिथक है, ये कभी नहीं आती। जो भी बड़ा सपना देखा गया है उसे शुरू किया गया है बिना किसी परफेक्ट कंडीशन के। नेपोलियन हिल कहते हैं, डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। मतलब इंतजार करना ही सबसे बड़ी बाधा है। तुम जितना ज्यादा परफेक्ट सर्कमस्टेंसेस की तलाश करोगे तुम उतना ही अपने सपनों से दूर होते जाओगे। एक बहुत बड़ा इमोशनल सच ये है कि जिंदगी का हर दिन अनमोल है और हर पल जो तुम वेस्ट करते हो वो वापस नहीं आता। तुम्हारे पास आज का दिन है, ये मौका है, ये ताकत है कि तुम अपनी कहानी बदल सको। अगर आज नहीं शुरू किया तो कल भी नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, वो लोग जो आज से 1 साल पहले छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करते हैं आज अपने गोल्स के बहुत करीब होते हैं। जो लोग परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं वो आज भी खड़े हैं वहीं जहां थे।
लाइफस्टाइल टिप। आज ही एक छोटा एक्शन लो, कोई भी। ये एक्शन बड़ा नहीं होना चाहिए, बस तुम्हें स्टार्ट करवाना चाहिए। अपने सपनों की एक लिस्ट बनाओ और पहला कदम लिखो। खुद से वादा करो कि तुम अब कभी इंतजार नहीं करोगे। याद रखो, परफेक्ट स्टार्ट नहीं होता, बस स्टार्ट होना जरूरी है। शुरुआत में छोटी गलतियां होंगी, रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लेकिन वो सब सीखने का हिस्सा हैं। जो शुरू करता है वही जीतता है। तो इंतजार बंद करो, डर को पीछे छोड़ो और आज ही अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाओ। आज हमने जाना कि कैसे नेपोलियन हिल के प्रिंसिपल्स अपनाकर आप अपने अंदर छुपी ताकत को जगाकर अपने सपनों को बहुत कम समय में सच कर सकते हैं। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन हर बड़ा कदम आपको मंजिल के और करीब ले जाएगा। अब वक्त है उस नॉलेज को एक्शन में बदलने का। अपनी जिंदगी के हर पल को कीमती बनाओ, अपने डर को मात दो, जल्दी निर्णय लो और परसिस्टेंस के मसल को मजबूत करो, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास कर लेते हैं तो दुनिया आपकी मेहनत के आगे झुकती है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी अपने सपनों के करीब पहुंच सकें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप आज कौन सा पहला कदम उठाने जा रहे हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसे और भी प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। याद रखिए, आपकी कहानी का अगला अध्याय सिर्फ आज से शुरू होता है। स्टार्ट नाउ, ड्रीम बिग, स्टे अनस्टॉपेबल। सुबह की पहली किरणों के साथ ही जिंदगी की दौड़ शुरू हो जाती है और हम अक्सर भाग दौड़ में ही डूबे रहते हैं। मन भारी, समय कम और लगता है जैसे जीतने से पहले ही हार गए। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह हार हमें दिखती तक नहीं। असफलता कभी एकाएक नहीं आती, वो तो धीरे धीरे हमारी दिनचर्या, आदतों और छोटी छोटी बातों में छिपी रहती है। सच ये है कि जिंदगी की सबसे अहम लड़ाइयां नाश्ते से पहले ही जीत या हार जाती हैं। अगर आप हर रोज सुबह उठते हैं और अपने शुरुआती घंटों की अहमियत को नजरअंदाज करते हैं, तो आप मुस्कुराते हुए ही अपनी हार को खुद से गले लगा रहे होते हैं। आप जिस तरह उठते हैं वैसी ही आपकी जिंदगी बनती है। अधिकतर लोग सुबह उठते हैं जैसे किसी चीज से भाग रहे हो, उम्मीद नहीं बल्कि बोझ लेकर, और यह बोझ ज्यादातर शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक और मानसिक होता है। बिना मंजिल के सफर का नतीजा। जल्दबाजी में उठने का मतलब है दिन की पहली लड़ाई हार जाना, क्योंकि जल्दबाजी का मतलब है लक्ष्य का ना होना, और लक्ष्य के बिना जिंदगी हालातों के हवाले हो जाती है, अपने फैसलों के नहीं। मैंने कई सालों तक अपने समय के सबसे कामयाब लोगों को देखा है। एंड्रयू कार्नेगी मिसाल के तौर पर अपनी सफलता का श्रेय अपनी काबिलियत, भाग्य या प्रतिभा को नहीं, बल्कि अपनी सुबह की शांत दिनचर्या को देते थे। उनके उद्योग में कोई भी पैर जमाने से पहले कार्नेगी अपनी यात्रा की कल्पना कर चुके होते थे। खुद को अपनी जिंदगी के कप्तान के तौर पर देख चुके होते थे। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि अनुशासन और रणनीति थी। उनके लिए जल्दी उठना कोई नैतिक गुण नहीं बल्कि रणनीतिक फायदा था। यह बात मुझे तब समझ आई जब मैं पहली बार उनसे मिला। कार्नेगी ने मेरी आंखों में देखा और कहा, आपके दिन का पहला घंटा आपकी जिंदगी की तस्वीर है। यह शब्द सालों तक मेरे दिल में गूंजते रहे, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि तब तक मैं अपनी सुबह को मौके पर छोड़ देता था। मैंने खुद भी यह अनुभव किया है। जब मैं सुबह देर से उठता, भागते दौड़ते ऑफिस पहुंचता, तो दिन का पूरा रिद्म बिगड़ा हुआ होता। जितना काम आसान था उतना भारी लगने लगता। छोटी सी मीटिंग बड़ी जंग जैसी लगती और साधारण सी समस्या असंभव सी चुनौती। पर जब मैंने अपनी सुबह को अनुशासन के साथ जीना शुरू किया तो वही दिन हल्का लगने लगा। कठिनाइयां उतनी ही थीं, पर अब मैं उनसे भाग नहीं रहा था, मैं उनका सामना कर रहा था। यही फर्क सुबह तय करती है। आप देखिए, जब कोई सैनिक युद्ध में उतरता है तो सबसे पहले उसकी तैयारी देखी जाती है। अगर वो बिना कवच, बिना हथियार, बिना योजना के युद्ध भूमि में उतर जाए तो हार निश्चित है। ठीक उसी तरह हम हर सुबह जिंदगी की युद्ध भूमि में उतरते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होता है। आलस्य, भ्रम, नकारात्मक विचार, डर और आत्मसंदेह। अगर सुबह की तैयारी मजबूत है तो ये दुश्मन कमजोर पड़ जाते हैं, और अगर सुबह की तैयारी अधूरी है तो वही दुश्मन हमें दिन भर हराते रहते हैं। मुझे याद है, एक बार मैं एक लेखक से मिला जो बेहद सफल माने जाते थे। मैंने उनसे पूछा कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरी सुबह। मैं चौंक गया।
उन्होंने समझाया, सुबह वो समय है जब दिमाग सबसे साफ होता है, आत्मा सबसे शांत होती है और प्रेरणा सबसे गहरी होती है। अगर मैं उस समय का इस्तेमाल नहीं करता तो दिन भर शब्द मेरे लिए पत्थर की तरह भारी हो जाते, लेकिन जब मैं सुबह ही लिख लेता हूं तो वही शब्द फूलों की तरह हल्के लगते हैं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सफलता किसी बड़े चमत्कार का नतीजा नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे अनुशासनों का परिणाम होती है। आज हम सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन फर्क यह है कि हम उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर लोग दिन का पहला घंटा दूसरों की खबरें देखने में, मोबाइल स्क्रॉल करने में या बेवजह की चिंता करने में बर्बाद कर देते हैं। वो दिन की शुरुआत ही दूसरों की प्राथमिकताओं से करते हैं, और जब आप अपनी सुबह दूसरों को सौंप देते हैं तो दिन भर अपनी प्राथमिकताएं पीछे छूट जाती हैं। यही वजह है कि कई लोग मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन परिणाम उम्मीद से बहुत कम मिलते हैं। नेपोलियन हिल ने इस बात को बहुत गहराई से समझाया है कि सुबह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि आपकी मानसिकता की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर आप सुबह जीत गए तो दिन भर जीतना आसान हो जाता है, लेकिन अगर सुबह हार गए तो बाकी दिन चाहे जितनी कोशिश करें, भीतर का संतुलन बिगड़ा ही रहता है। मैंने खुद को बार बार यह परखा है। जब मैंने सुबह को सही ढंग से जिया तो मेरे फैसले बेहतर हुए, मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और मेरी ऊर्जा पूरे दिन बनी रही। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गरीब लड़का था जिसके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। वो रोज सुबह 4 बजे उठता, दूसरों के घरों में अखबार बांटता और फिर स्कूल जाता। उसके पास संसाधन नहीं थे, लेकिन उसके पास सुबह थी। वो सुबह का इस्तेमाल मेहनत और तैयारी के लिए करता रहा। धीरे धीरे उसने स्कॉलरशिप जीती, कॉलेज पहुंचा और आखिरकार सफल बिजनेसमैन बना। लोगों ने उसकी सफलता को किस्मत कहा, लेकिन वो जानता था कि असली किस्मत उसकी सुबह ने बनाई थी। यही सच्चाई है। सुबह वो खाली कैनवास है जिस पर आप अपने दिन की तस्वीर बनाते हैं। अगर आप उस कैनवास को साफ और सुंदर रंगों से भरते हैं तो दिन खूबसूरत बनता है, लेकिन अगर आप उस पर लापरवाही और आलस्य के धब्बे डालते हैं तो पूरा दिन धुंधला हो जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारी सोच हमारी हकीकत बनाती है, और हमारी सोच का सबसे शुद्ध रूप हमें सुबह मिलता है। वही वक्त होता है जब हम अपने लक्ष्य, सपनों और जीवन की दिशा पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन अफसोस, अधिकतर लोग उस समय का इस्तेमाल शिकायत करने, चिंता करने या दूसरों की जिंदगी देखने में बर्बाद कर देते हैं। मुझे एक और उदाहरण याद आता है। एक बार मैं एक उद्योगपति से मिलने गया। मैंने उनसे पूछा कि आप इतने सारे काम कैसे संभाल लेते हैं। उन्होंने कहा, मैं दिन की शुरुआत दूसरों से पहले करता हूं। जब लोग सो रहे होते हैं, मैं सोच रहा होता हूं, योजना बना रहा होता हूं और अपने काम का ढांचा तैयार कर चुका होता हूं। इसलिए जब लोग शुरुआत करते हैं, मैं आधा काम पहले ही पूरा कर चुका होता हूं। यही तो राज है। सुबह हमें समय नहीं देती, बल्कि समय से आगे ले जाती है। अगर आप गौर करें तो हर महान नेता, हर सफल उद्यमी और हर महान विचारक की सुबह की आदतें आम लोगों से अलग रही हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, सुबह उठकर सबसे पहला सवाल मैं खुद से करता हूं कि आज मैं क्या अच्छा करने वाला हूं। यही सवाल उन्हें दिन भर दिशा देता था। महात्मा गांधी अपनी सुबह प्रार्थना और अनुशासन से शुरू करते थे। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो व्यक्ति सुबह अपने मन को साध लेता है, वो पूरी दुनिया को साध सकता है। यानी सुबह महज घड़ी का एक समय नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का आईना है। आप उसमें वही देखते हैं जो आपने रात से पहले अपने मन में भरा होता है। अगर आप रात भर चिंता और गुस्से में रहे तो सुबह उठते ही वही बोझ महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप रात को कृतज्ञता और शांति से सोए तो सुबह नई ऊर्जा के साथ जागेंगे। नेपोलियन हिल का संदेश बिल्कुल साफ है। सफलता का रास्ता सुबह से होकर जाता है। आप सुबह को बदलिए, दिन खुद बदल जाएगा। और जब दिन बदलने लगेंगे तो जिंदगी बदलने में देर नहीं लगेगी। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि सफलता बड़ी बड़ी रणनीतियों या किसी गुप्त मंत्र से आती है, लेकिन हकीकत यह है कि वो छोटी छोटी आदतों से बनती है जिन्हें हम रोज दोहराते हैं। सुबह की आदतें उनमें सबसे ताकतवर होती हैं। सोचिए, अगर किसान बीज बोने के वक्त ही लापरवाही कर दे तो क्या वो अच्छी फसल की उम्मीद कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह अगर हम दिन के बीज यानी सुबह को ही हल्के में ले लें तो दिन भर की मेहनत बंजर हो जाती है। मुझे एक शिक्षक याद आते हैं जिनसे मैंने ये सीखा कि सुबह की आदतें चरित्र गढ़ती हैं। वो हमेशा कहा करते थे कि सुबह का पहला घंटा तुम्हारा आईना है। अगर तुम उसे साफ रखोगे तो बाकी दिन तुम्हें खुद को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी।
लेकिन अगर सुबह का पहला घंटा धुंधला और उलझा हुआ है तो दिन भर तुम्हें अपने फैसलों और कार्यों में वही धुंध दिखेगी। उस समय मुझे ये बातें बड़ी भारी लगती थीं, लेकिन आज अनुभव कहता है कि वो 100% सही थे। नेपोलियन हिल ने सफलता के सिद्धांतों में एक खास बात पर जोर दिया है, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी जीवन का स्पष्ट उद्देश्य। सुबह का समय इस उद्देश्य से जुड़ने का सबसे बेहतरीन अवसर होता है। दिन भर शोर और हलचल रहती है, लेकिन सुबह की खामोशी में इंसान खुद से गहराई से जुड़ पाता है। जब हम सुबह अपने लक्ष्यों को याद करते हैं, उनकी कल्पना करते हैं, तो वो हमारे अवचेतन में बैठ जाते हैं। फिर दिन भर हमारे छोटे छोटे फैसले उसी दिशा में होने लगते हैं। मैंने देखा है कि जिन लोगों की सुबह की आदतें मजबूत होती हैं, उनके जीवन में अनुशासन और स्थिरता भी अधिक होती है। जैसे एक बार मैं एक कलाकार से मिला। उसने बताया कि वो हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता है और आधे घंटे तक खाली कैनवास के सामने बैठकर बस सोचता है। उस दौरान वो कुछ पेंट नहीं करता, बस अपने मन को साफ करता है। उसने कहा कि यही उसका सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि उसी से उसकी रचनात्मकता जागती है। दिन भर में वो कितनी भी पेंटिंग बनाए, लेकिन उसकी असली ताकत उसी सुबह के ध्यान से आती है। अब सोचिए, अगर हम सुबह को टालते रहें, बिस्तर में पड़े रहें, अलार्म को बार बार स्नूज करते रहे, तो हम अपने दिमाग को यही संदेश दे रहे होते हैं कि हम तैयार नहीं हैं। हम आलस्य को जीतने दे रहे होते हैं, और एक बार जब आलस्य सुबह जीत गया तो दिन भर वो हमारे साथ साथ चलता है। चाहे हम काम कर रहे हों या बैठकों में हों, अंदर ही अंदर आलस्य हमें खींचता रहता है। नेपोलियन हिल ने बार बार ये बताया है कि इंसान के विचार उसकी नियति बनाते हैं, और सुबह वो समय है जब विचार सबसे अधिक ताजगी और ताकत के साथ आते हैं। अगर सुबह ही हम खुद को सकारात्मक विचारों से नहीं भरेंगे, तो नकारात्मकता स्वतः जगह बना लेगी। खाली जगह कभी खाली नहीं रहती। या तो आप उसे सही से भरें, या फिर हालात उसे गलत चीजों से भर देंगे। मुझे एक बार एक व्यापारी ने कहा था, मेरे जीवन की सबसे बड़ी क्रांति तब आई जब मैंने सुबह को दूसरों की तरह देखना बंद किया। पहले मैं सोचता था कि सुबह तो बस उठने और भागने का समय है, लेकिन एक दिन मैंने ठान लिया कि मैं उठते ही आधे घंटे तक किसी से बात नहीं करूंगा, कोई अखबार नहीं पढ़ूंगा और न ही मोबाइल देखूंगा, बस अपने आप से जुड़ूंगा। उसने बताया कि उसी छोटे से बदलाव ने उसकी पूरी कार्यशैली बदल दी। अब वो समस्याओं को शांत दिमाग से देख पाता था, उसके फैसले अधिक स्पष्ट होते थे और उसकी टीम भी उसकी इस शांति से प्रेरित होती थी। यहां एक गहरी बात समझने लायक है। सुबह की आदतें सिर्फ हमें नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती हैं। जब हम सुबह ही तनाव में होते हैं, तो वही तनाव हमारे परिवार, सहकर्मियों और दोस्तों तक पहुंचता है। लेकिन जब हम सुबह संतुलित और सकारात्मक होते हैं, तो हमारी वही ऊर्जा दूसरों को भी प्रभावित करती है। यही वजह है कि कहा जाता है, सुबह सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे वातावरण का भविष्य तय करती है। अब आप गौर कीजिए, सफल और असफल इंसान के बीच का अंतर बहुत बार केवल सुबह की आदतों से तय हो जाता है। असफल व्यक्ति सुबह उठकर सोचता है कि आज मुझे क्या क्या झेलना पड़ेगा, जबकि सफल व्यक्ति सुबह उठकर सोचता है कि आज मुझे क्या क्या हासिल करना है। ये सोच का अंतर ही आगे चलकर नतीजों का अंतर बन जाता है। नेपोलियन हिल ने कल्पना शक्ति की ताकत पर भी बहुत जोर दिया है। सुबह का समय कल्पना के लिए सबसे उपयुक्त है। अगर आप सुबह उठकर अपने लक्ष्य को चित्रों की तरह देख पाते हैं, खुद को उन लक्ष्यों को हासिल करते हुए महसूस कर पाते हैं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि सुबह उठने के बाद का पहला घंटा ब्रेन प्राइम टाइम होता है। उस समय दिमाग सबसे अधिक ग्रहणशील और रचनात्मक होता है। लेकिन दुख की बात है कि लोग उस समय का इस्तेमाल सोशल मीडिया स्क्रॉल करने या टीवी देखने में कर देते हैं। यानी वो अपनी सबसे अनमोल ऊर्जा दूसरों की बातों पर खर्च कर देते हैं। मुझे एक उदाहरण याद आता है। थॉमस एडिसन जब बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो कई रातें उन्होंने नींद के बिना गुजारी, लेकिन हर सुबह वो फिर भी उठते और अपने प्रयोग को जारी रखते। उन्होंने कहा था कि सुबह का समय उन्हें सबसे ज्यादा प्रेरणा देता है। भले ही रात में वो असफल हुए हों, सुबह उन्हें लगता था कि आज नया मौका है, नया प्रयास है। अगर वो सुबह की उस ऊर्जा पर भरोसा न करते, तो शायद दुनिया आज भी अंधेरे में होती। तो सवाल यह है कि हम अपनी सुबह को कैसे जी रहे हैं? क्या हम उसे अनमोल पूंजी की तरह संजोते हैं, या फिर बेकार चीजों पर खर्च कर देते हैं? यह चुनाव ही हमारी नियति
लिखता है, मैंने कई बार सोचा है कि इंसान की असली संपत्ति पैसे या पद नहीं बल्कि उसका समय है, और समय का सबसे अनमोल हिस्सा सुबह है। यह हमें मुफ्त में मिलता है, लेकिन इसका उपयोग हर किसी के लिए समान नहीं होता। कोई इसे सीढ़ी बनाता है और कोई इसे बोझ। फर्क केवल दृष्टिकोण और आदतों का है। आप चाहें तो आज से ही अपनी सुबह बदल सकते हैं। आपको बड़े बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं, बस छोटा सा कदम उठाइए। सुबह उठकर 5 मिनट अपने आप से पूछिए, मैं आज किस एक काम को जरूर पूरा करूंगा। सिर्फ यह छोटा सवाल आपकी दिशा तय कर देगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सुबह आपको नया आत्मविश्वास देने लगी है। सुबह का महत्व समझ लेने के बाद अगला सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो सुबह को वास्तव में सफल बनाती हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि जल्दी उठना ही काफी है, लेकिन असली जादू सिर्फ उठने में नहीं बल्कि उठकर किए गए कामों में छिपा है। अगर कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे उठकर भी बेवजह की बातों में समय बर्बाद करे तो उसे उतना फायदा नहीं होगा जितना किसी ऐसे इंसान को होगा जो 7 बजे उठकर भी पूरे अनुशासन और उद्देश्य के साथ दिन की शुरुआत करे। नेपोलियन हिल ने लिखा है कि हर इंसान के भीतर 2 आवाजें होती हैं। एक आवाज कहती है कि अभी आराम कर लो, आज मत उठो, थोड़ी देर और सो लो। दूसरी आवाज कहती है कि उठो, यह वक्त तुम्हारे सपनों का है, यह तुम्हारा सुनहरा मौका है। सुबह का असली संघर्ष इन दोनों आवाजों के बीच होता है। अगर हम हर सुबह सही आवाज का साथ दें तो धीरे धीरे हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है, और वही इच्छा शक्ति हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती है। मैंने देखा है कि जिन लोगों ने अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल की, उन्होंने सुबह की शक्ति का सही इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए अब्राहम लिंकन को ही लीजिए। वो अपने बचपन में गरीब परिवार से थे, लेकिन हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर पढ़ाई करते थे। उनके पास न किताबों की भरमार थी, न बिजली की रोशनी, फिर भी वो सुबह की खामोशी में उतना पढ़ लेते जितना दूसरे बच्चे पूरे दिन में नहीं पढ़ पाते थे। यही वजह थी कि ज्ञान उनका सबसे बड़ा हथियार बना, और वही ज्ञान उन्हें अमेरिका के सबसे महान नेताओं में शामिल कर गया। सुबह की आदतें हमें न सिर्फ अनुशासन देती हैं बल्कि आत्मविश्वास भी देती हैं। जब आप सुबह अपने छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं, जैसे समय पर उठना, व्यायाम करना, पढ़ना या ध्यान करना, तो आप अपने दिमाग को यह संदेश देते हैं कि आप अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं। यही आत्मविश्वास दिन भर आपके साथ चलता है और आपको बड़ी चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। मैं एक बार एक बड़े वैज्ञानिक से मिला था। उन्होंने बताया कि वो सुबह का पहला घंटा सिर्फ प्रयोगों के लिए नहीं बल्कि खुद को शांत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनका मानना था कि अगर सुबह का मन शांत है तो पूरे दिन की खोजें स्पष्ट और सटीक होती हैं, लेकिन अगर सुबह ही मन उलझा हुआ हो तो सबसे आसान प्रयोग भी गलतियां करने लगते हैं। यह बात मुझे भीतर तक छू गई, क्योंकि मैंने भी यह अनुभव किया है कि जब सुबह व्यस्त और अव्यवस्थित होती है तो दिन भर तनाव बना रहता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान वही बनता है जिस पर वह सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है, और सुबह वही समय है जब आपका ध्यान सबसे शक्तिशाली होता है। अगर आप सुबह उठकर अपने सपनों की कल्पना करते हैं, अपने लक्ष्यों को लिखते हैं और अपने दिन की योजना बनाते हैं, तो आप अपने दिमाग को सफलता की दिशा में प्रोग्राम कर रहे होते हैं। दूसरी ओर, अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं और दूसरों की जिंदगी से तुलना करने लगते हैं, तो आप अपने दिमाग को भ्रम और असुरक्षा से भर रहे होते हैं। इसका असर धीरे धीरे लेकिन गहराई से होता है। जैसे पौधे को अगर रोज सुबह सूरज की रोशनी मिले तो वह हरा भरा होता है, लेकिन अगर उसे अंधेरे में रखा जाए तो वो मुरझाने लगता है। बिल्कुल वैसे ही हमारी सोच भी सुबह की रोशनी से मजबूत होती है और सुबह की लापरवाही से कमजोर। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक युवा खिलाड़ी की है जो ओलंपिक में भाग लेना चाहता था। उसके पास पैसे नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उसके पास सुबह का समय था। वो रोज सुबह 4 बजे उठकर अभ्यास करता, दौड़ता, अपने शरीर को तैयार करता। दिन भर चाहे उसे काम करना पड़े, पढ़ाई करनी पड़े, लेकिन सुबह का समय वह हमेशा अपने सपनों को देता था। सालों की यह मेहनत आखिरकार उसे ओलंपिक तक ले गई। लोग उसकी जीत को देखकर हैरान रह गए, लेकिन उसके लिए असली जीत तो वो सुबह थी जिन्हें उसने कभी छोड़ा नहीं। यही है सुबह की ताकत। यहां एक और बात समझने लायक है। सुबह हमें सिर्फ ऊर्जा नहीं देती, बल्कि हमें हमारे असली स्वभाव से मिलाती है।
दिन भर हम दूसरों की उम्मीदों और दबावों में जीते हैं, लेकिन सुबह का समय सिर्फ हमारा होता है। ये वो पल होता है जब हम बिना मुखौटे के अपने असली रूप में होते हैं। अगर हम उस समय खुद को समझ लें, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान लें, तो आगे चलकर हमें कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। नेपोलियन हिल बार बार कहते हैं कि सफलता पाने के लिए सबसे पहले आत्मज्ञान जरूरी है, और आत्मज्ञान का सबसे अच्छा समय सुबह ही होता है। जब आप सुबह उठकर ध्यान करते हैं या डायरी लिखते हैं, तो आप अपने भीतर झांकने लगते हैं। धीरे धीरे आप खुद को समझने लगते हैं, और वही समझ आपको सही फैसले लेने में मदद करती है। कई बार लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि समय सबके पास बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सुबह का समय दूसरों को दे देंगे, तो दिन भर हमारे पास अपनी प्राथमिकताओं के लिए समय नहीं बचेगा। लेकिन अगर हम सुबह अपने सपनों को देंगे, तो बाकी दिन चाहे जितना व्यस्त हो, हमारी आत्मा संतुष्ट रहेगी कि हमने अपने असली मकसद के लिए कुछ किया है। अब सोचिए, अगर हर सुबह आप सिर्फ आधा घंटा अपने लक्ष्य पर काम करें, तो एक साल में आपके पास 182 घंटे हो जाएंगे। ये समय किसी भी नई स्किल को सीखने, किसी किताब को लिखने या किसी व्यवसाय की नींव रखने के लिए काफी है। यानी सुबह का छोटा सा निवेश आने वाले समय में बड़ी पूंजी में बदल सकता है। सुबह की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह हमें धीरे धीरे लेकिन स्थायी बदलाव देती है। हो सकता है कि आपको एक दिन में फर्क न दिखे, लेकिन हफ्तों और महीनों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपकी आदतें बदल रही हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। यही छोटे छोटे बदलाव जीवन की बड़ी सफलताएं लाते हैं। सुबह की ताकत को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, ज्ञान को व्यवहार में लाना ही असली बुद्धिमानी है। बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं, प्रेरणादायक भाषण सुनते हैं, लेकिन अगर उनकी सुबह वैसी ही रहती है जैसी पहले थी, तो जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। असली बदलाव तब आता है जब हम रोजमर्रा की छोटी आदतों में क्रांति लाते हैं। आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को याद करे, अपने शरीर को थोड़ा सक्रिय करे, मन को शांत करने के लिए कुछ पल ध्यान लगाए और फिर अपने दिन की योजना लिखे, तो क्या उसकी दिशा और ऊर्जा वैसी ही होगी जैसी उस व्यक्ति की है जो उठते ही मोबाइल देखता है, हड़बड़ाकर भागता है और दिन की शुरुआत तनाव में करता है? बिल्कुल नहीं। दोनों की जिंदगियां अलग राह पर चल पड़ेंगी। नेपोलियन हिल के विचारों में बार बार यही संदेश मिलता है कि इंसान अपनी नियति का निर्माता खुद है। सुबह उस निर्माण का पहला कदम है। आप हर सुबह अपने भविष्य की नींव रखते हैं। अगर नींव मजबूत है तो इमारत ऊंची और टिकाऊ बनेगी, लेकिन अगर नींव ही कमजोर है तो छोटी सी आंधी भी उसे गिरा देगी। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो जिंदगी भर असफलताओं से जूझता रहा। उसने कई बार व्यवसाय शुरू किया और हर बार घाटा उठाया, लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि वो अपनी सुबह बदलेगा। उसने तय किया कि सुबह का पहला घंटा सिर्फ खुद पर खर्च करेगा, अपने विचारों को लिखेगा, अपनी रणनीतियों पर सोचेगा और अपने आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। पहले जहां वो चुनौतियों को खतरा मानता था, अब उन्हें अवसर की तरह देखने लगा और कुछ ही वर्षों में वही व्यक्ति एक सफल उद्यमी बन गया। लोग उसकी किस्मत की तारीफ करते रहे, लेकिन असली बदलाव तो उसकी सुबह में हुआ था। यही जीवन का नियम है। सुबह हमें अवसर देती है कि हम हर दिन नए सिरे से शुरू करें, चाहे कल कितना भी कठिन रहा हो। सुबह हमें कहती है कि आज नया दिन है, नई शुरुआत है। अगर हम इस संदेश को सुन लें और हर सुबह खुद को बेहतर बनाने का संकल्प लें, तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। सुबह की असली खूबसूरती यही है कि यह हमें चुनाव देती है। या तो हम इसे यूं ही जाने दें और दिन भर हालातों के हवाले हो जाएं, या फिर इसे पकड़ लें और दिन को अपनी शर्तों पर जिए। नेपोलियन हिल का यही संदेश है, जिंदगी में नियंत्रण पाने का पहला कदम सुबह पर नियंत्रण पाना है। अब मैं आपको सीधे दिल से एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप इस समय मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके भीतर बदलाव की चाह है। आपने जीवन में सफलता, आत्मविश्वास और शांति की तलाश शुरू कर दी है, और इसकी शुरुआत कहीं और नहीं, आपकी सुबह से ही होगी। तो अब चुनाव आपका है। क्या आप कल सुबह उठकर वही पुरानी आदतें दोहराएंगे, या फिर कल सुबह आपकी नई जिंदगी का पहला दिन बनेगा?
आपको बस एक छोटा सा कदम उठाना है। कल अलार्म बजे तो स्नूज मत कीजिए, उठ जाइए, गहरी सांस लीजिए, अपने लक्ष्य को याद कीजिए और खुद से वादा कीजिए कि यह दिन आपका होगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन याद रखिए, हर बड़ी जीत छोटे कदमों से ही शुरू होती है। यह किताब, यह संदेश, यह आवाज सब आपको यही याद दिलाने के लिए है कि सफलता किसी दूर के पहाड़ पर नहीं, बल्कि आपके बिस्तर के बगल में इंतजार कर रही है। जब आप उठते हैं तब तय होता है कि आप अपनी सुबह जीतेंगे या हारेंगे, और जो सुबह जीतता है वही जिंदगी जीतता है। तो आइए अब देर मत कीजिए, कल नहीं, अभी से ठान लीजिए कि आपकी सुबह अलग होगी। अपने भीतर उस शक्ति को जगाइए जो नेपोलियन हिल ने हमें सिखाई है। आपकी सफलता, आपकी खुशी और आपका भविष्य सब आपके हाथ में है, और उसकी चाबी आपकी सुबह में है। आज से ही उठिए, संभलिए और अपनी सुबह को वैसा बनाइए जैसी आप अपनी जिंदगी को देखना चाहते हैं। अगर आपकी सुबह बदल गई तो यकीन मानिए आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अब फैसला आपका है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला कल आपके सपनों के हिसाब से ढले, तो अभी से अपनी सुबह पर काम शुरू कीजिए। कल सुबह उठते ही पहला काम यह कीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपने लक्ष्य को याद कीजिए और अपने दिन को खुद दिशा दीजिए। यह कदम छोटा लगेगा, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत होगी। सुबह को जीतिए और देखिए कैसे पूरा दिन और फिर पूरी